नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की प्रधानमंत्री के उस संबोधन को लेकर जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि सीधे तौर पर देखिए किस तरह से पाकिस्तान के सीने में वार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर यह वार किया है। बड़ी अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने देश को जो संबोधन दिया, देखिए किस तरह से अपनी बड़ी बातों को उन्होंने सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम देखा है। मैंने सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसीज को, वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट किया है। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन मैं भी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को आज से पराक्रम लगातार जिस तरह से देखा गया, ये समर्पित आप देखिए किस तरह से मैं करता हूं। आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी और साथ ही साथ सेना ने असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए यहाँ आप देखिए दुश्मन को किस तरह से खड़े दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने जो काम किया पूरा देश आज उन्हें यहाँ सैल्यूट करता है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जिस तरह से बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर किया गया है, आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया। 7 मई की मध्य में यहाँ पूरी दुनिया ने इस प्रतियोगिता को यहाँ परिणाम में बदलते हुए देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने को, उसके ही ट्रेनिंग कैंप को किस तरह से यहाँ ध्वस्त कर दिया और साथ ही साथ देखिए किस तरह से अपनी बड़ी बातों को रखा। भारत एकजुट है और एकता की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया है। लेकिन फिलहाल आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया। आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने यहाँ हमला बोल दिया और भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला। आतंकी ठिकानों की इमारतें नहीं बनी रही, उनका हौसला भी पूरी तरह से पस्त कर दिया गया। बड़ी अपडेट जहां पर एकजुटता का भी संदेश दिया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों पर एक प्रहार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी यहां पर चल रही थी, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और दुनिया में यही कही जाने वाली जो बड़ी आतंकी फैक्ट्रियां थी उन पर हमले हुए, चाहे 9/11 हो या लंदन में बम हमला हो या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, उन सबको तार तार कर रख दिया है। इन्हीं से जुड़े हुए जो ठिकाने थे उन्हें फिलहाल यहाँ तबाह कर दिया गया। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने रखी गई, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि इस तरह का प्रहार नहीं चलेगा। अगर हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा जाएगा तो सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया जाएगा। विकसित भारत के लिए शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर ही होगी और यहाँ पर पीओके पर यह बात होगी। और साथ ही बताते चले कि पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा और टेरर टॉक एक साथ यहाँ पर नहीं चल सकता है। पाकिस्तान को बचाना है तो आतंक खत्म करना होगा और ये युद्ध का नहीं लेकिन आतंकवाद का भी समय नहीं है। और युद्ध के दौरान जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को सेना ने अंजाम दिया वो सबके सामने रहा, लेकिन मेड इन इंडिया हथियारों की प्राथमिकता भी इस युद्ध में देखी गई है। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है और अपने नागरिकों को हर खतरे से बचाने के लिए प्रयास किया और उसमें सफलता हासिल की और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत नहीं सहेगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक का जो घिनौना सच है वो सामने आया है। हम आतंक पर वार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। आतंक की जड़ों पर वार करते रहेंगे और अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर ही रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ नई नीति तय कर ली गई है। जीरो टॉलरेंस पर ही काम चलेगा और पिटने के बाद पाक ने डीजीएमओ से गुहार लगाई है। यानी कहा यह गया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत करने की पेशकश रखी थी और भारत ने पाक के सीने पर यह वार किया है। तो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर
कैसे इतनी जल्दी सीज फायर हो गया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने तमाम वो बड़ी बातें सामने रखी, अपने जज्बे को और अपने यहां शौर्य को किस तरह से वो सलाम करते नजर आए, सैनिकों को सलाम करते नजर आए, जांबाज सिपाहियों को, सैनिकों को अपना सलाम पेश करते नजर आए। बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शुक्ला, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से पीएम ने अपना संबोधन दिया है, बार बार जो बातें कही जा रही थी कि आखिर सीज फायर की वजह क्या है, सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि बात अगर होगी तो पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी और अपनी शर्तों पर होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा बिल्कुल साफ गुहाई की है। पाकिस्तान के लिए शक मात्र की कोई जगह नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में बता दिया है कि भारत की मंशा क्या है। चंद एक बातें जो प्रधानमंत्री ने कही हैं वो पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी और दुनिया को भी उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि अब सिंदूर के बाद ये बात अब साफ जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों मुफत्तर हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार मुरीदपुर और भावलपुर में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर, कोर कमांडर, डिवीजनल कमांडर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर, असेंबली के मेंबर, पुलिस के चीफ और जितने भी वहां पे थे और बाकी दहशतगर्द जो उनकी नमाज वहां पे नमाज जनाजा पढ़ रहा था, ये सब जनाजे के अंदर शामिल हुए। साफ जाहिर है। वहीं पे कोर कमांडर रावलपिंडी भावलपुर अस्पताल के अंदर दहशतगर्दों का पता लेने के लिए गया सुबह सुबह। साफ जाहिर करता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बहुत साफ हुई के साथ प्रधानमंत्री ने कहा। ब्रिगेडियर धीमान, दूसरी बात उन्होंने कही वो भी काबिल गौर है। ब्रिगेडियर धीमान, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान, एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ोगे तो उसका बदला सिंदूर के साथ देना पड़ेगा, और आतंकवादियों की बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया है। देखिए, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, पूरा खुलासा किया कि कैसे निर्दोष लोगों को उनकी लेडीज के सामने, बच्चों के सामने धर्म पूछ के उनको मारा गया। एक बहुत ही नृशंस हत्या का अंजाम दिया और उसका हमने जवाब दिया, और उसका बदला लेने के लिए उनके 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर डायरेक्ट हमला किया और उनको निस्तेनाबूद किया। और फिर हमने पाकिस्तान को बोला, डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग थी, वो इंटरेक्शन थी, वो रेगुलरली चल रही थी। हमने बोला देखिए, हमने आतंकवादियों पे हमला किया है, पाकिस्तान की जनता पे नहीं किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री पे नहीं किया है, इसलिए आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। और उन्होंने फिर भी एक्शन लिया, तो फिर उस एक्शन का प्रोपोर्शनेट जवाब दिया गया, उसी डोमेन में दिया गया। और इसी तरीके से हर बार बोलते रहे कि आप मत करिए, पाकिस्तान नहीं माना। पहले उन्होंने हमारे गुरुद्वारों पे हमला किया, मंदिरों पे हमला किया, मस्जिदों पे हमला किया, फिर उन्होंने हमारे सैनिक ठिकानों पे हमला किया। तो उनको सबक सिखाना ही था, तो उसके साथ साथ में किया। पर आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि न्यू नॉर्मल, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन सॉइल ऑफ इंडिया विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लफ है, अब हम उससे नहीं डरते हैं। और उसके बाद जो भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या टेररिज्म सपोर्ट कर, तो हम सबको एक ही मानेंगे और हमारी एक्शन होगी। और अब हम आत्मनिर्भर भारत के चलते हम उनको अपना लोहा मनवा के रखेंगे और उनको निस्तेनाबूद करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा, टॉक्स एंड टेरर कैनॉट बी टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट बी टुगेदर। फिर एक थ्रेट दी उनको इंडस वाटर ट्रीटी की, ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। और हमने सिर्फ अगर कभी पाकिस्तान से बात करनी है तो सिर्फ एक ही बात पे बात होनी है, आतंकवाद का सफाया, टेररिस्टों को ऊपर खड़ी कार्रवाई, उनको सफाया करना और पीएलजे को वापस लेना। तो उन्होंने अपनी भारत की जो पॉलिसी है वो स्पष्ट कर दी है और दुनिया भर को एड्रेस किया है, दुनिया के देशों को बोला है कि देखिए, हम कह रहे हैं कि ये वॉर का टाइम नहीं है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्धा के प्रिंसिपल पे हम चलते हैं, परंतु अगर हम पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हमको फिर वॉर भी करनी आती है, हमको बदला देना आता है और निस्तेनाबूद करना आता है। ठीक है विनोद जी, इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया था, बॉडी लैंग्वेज आपने देखी थी, उससे पहले एक मैसेज उनकी तरफ से दिया गया था जिसमें डरे, सहमे, रोने वाली आवाज निकाली जा रही थी।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीना ठोक कर ये बताया है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो समझौता रद्द किया गया है वो रद्द ही रहेगा। सिर्फ यहां सीज फायर की अगर बात हो रही है, युद्ध को यहां स्थगित किया गया है, बिल्कुल रोका नहीं गया है। अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर अंजाम तक उसे पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश नहीं, सफलता भी की जाएगी। लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हम अब उससे डरने वाले नहीं हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा एक आपने। सेकंड ब्रिगेडियर दिमान, एक सेकंड विनोद जी बोलिए। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज की आपने एक तरह से बात की। उसका कंपैरिजन अगर भारत के प्रधानमंत्री से बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री में एग्रेशन जिसको या नाराजगी वाला जो एग्रेशन नहीं दिख रहा था, गुस्से वाला था, लेकिन सिचुएशन पूरा कमांड में होने जैसा दिख रहा था। ये मेजर अंतर है। एक बड़े देश का, जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री पूरे कमांड के साथ ये बोल रहा है कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसको हमने आपके गिड़गिड़ाने पर, रिक्वेस्ट करने पर, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, लेकिन उसको समझने के लिए समझिए कि आपके गिड़गिड़ाने पर हमने उसको रोक के रखा है और हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा कर लिया है। तो ये एक पक्ष है इस पूरे मामले का। बाकी जो भारत इस मामले में क्या करेगा, कि किस तरह से तैयारी रखेगा, इसको आप मान के चलिए कि भारत इस मामले को अब लाइटली नहीं लेने वाला है। छोटी सी भी घटना का बड़ा सा जवाब दिया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बड़े टेरर, बहावलपुर और दूसरे टेररिस्ट जो जिस हाइड आउट को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। फिर एक बार बता दिया गया कि हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, आपको बताने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए। इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ी और इसके अलावा जो बात है कि उन्होंने जो भारत के लोग हैं उनको भी ये बता दिया कि इसमें कोई कंफ्यूजन, जो लगातार सोशल मीडिया पर 20 चीजें इस तरह की थी जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली थी, उनको भी एड्रेस कर दिया है कि हम पूरी तरह से कमांड में हैं, हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। हमारी सेनाएं पूरी तरह से मजबूती के साथ इस मामले में अपना काम कर रही हैं। न किसी को चिंता करने की जरूरत है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को आतंकवाद के साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत है, और जो भी आतंकवाद को अपने साथ जोड़ेगा हम उसको उसी तरह से। ब्रिगेडियर दिमान, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा भारत एकजुट है और एकजुटता का ये प्रमाण था जो ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री ने सब दलों को, सब हिस्सों को, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को थैंक यू भी किया, धन्यवाद भी दिया, और उनको बताया कि आपकी एकजुटता जो है वो अपने भारत का पराक्रम का एक प्रतीक है, तो दुनिया ने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बोला है कि जो आतंकी घटना होने के बाद कोई डोजियर की बात नहीं होगी, कोई प्रूफ की बात नहीं होगी, हम रिएक्ट करेंगे ऑन आवर ओन लाइन, हम अपने तरीके से रिएक्ट करेंगे और बिल्कुल नहीं किसी को छोड़ेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी दूसरी तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और प्यूनिटिवली जवाब दिया जाएगा, प्यूनिटिव फॉर इफेक्ट जवाब दिया जाएगा, कि ताकि उनको ऐसी जगह पे प्रहार हो जहाँ पे उनको एब्सोल्युटली उनको लगे कि यस दे आर थ्रेटेंड, तो उनकी एग्जिस्टेंस थ्रेटन में की जाएगी। तो ये उन्होंने वील्ड वर्ड्स में बोला है, ओपनली नहीं, बट जो शब्दों का जो अगर आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो ये करना है। और जहां तक कि हमारी भारतीय सेनाओं का सवाल है, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन्होंने उनके कोई भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो उनकी कोई ऑपरेशनल डिटेल्स को नहीं उन्होंने डिस्क्लोज किया है, या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के ऊपर कोई ऑपरेशनल डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज किया है, क्योंकि ये ऑपरेशन चल रहा है। परंतु सारी की सारी तैयारी पूरी है, और जो रिजॉल्व दिखाया है कि अगर उनका छोटा सा भी कोई एक्ट ऑफ टेरर भारत की धरती पे होता है तो उसका बड़ा जवाब दिया जाएगा और डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा। अब प्रोपोर्शन और डोमेन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है ये ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से बार बार ये सवाल उठ रहा था कि पेशकश पाकिस्तान कह रहा था कि घुटने टेक दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बात को भी क्लियर कर दिया कि घुटने आखिर किसने टेके हैं। पीएम ने साफ ये कह दिया कि डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उनकी तरफ से बातचीत को लेकर पेशकश की गई है और फिर उस पर बातचीत हुई है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को पहले में कहना चाहिए था
मैं तमाम शहीदों को, जो कि भारतीय सेना बीएसएफ के शहीद हैं, साथ ही साथ जो सिविलियन हमारे साथी, हमारे नागरिक इस ऑपरेशन में शहादत पाए हैं, उनको सलाम करता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं। तो पूरा देश उनकी कुर्बानी को याद रखेगा। यहां तक आपने बात की प्रधानमंत्री की, पहले आपने बात की थी एकजुटता की जी। एकजुटता में प्रधानमंत्री का अगर आप भाषण को देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल इसे नॉन पॉलिटिकल रखा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हर वर्ग, हर नागरिक, हर एज ग्रुप, हर राजनीतिक दल सब एकजुट हैं। सब यही चाहते हैं कि आतंक का खात्मा होना चाहिए और पूरा समर्थन उनका भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ और भारत सरकार के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है और हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और हमें इन सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहिए कि इन्होंने एकजुटता जो है इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर एकजुटता दिखाई है। दूसरी बात आपने कही कि आपका सवाल क्या था? सॉरी, डीजीएमओ की तरफ से पेशकश हुई है पाकिस्तान। अच्छा, आपका सवाल क्या था? हाँ, यस। देखिए, ये घुटने टेकने वाली बात जो है ये तो ब्रीफिंग से आपको पता लग जाना चाहिए। जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ब्रीफिंग करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, कोई सबूत नहीं देते। हमारे जितनी भी ब्रीफिंग हुई हैं सब ब्रीफिंग्स के अंदर सैटेलाइट इमेजरी के साथ पोस्ट डैमेज असेसमेंट की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो साफ जाहिर है घुटने किसने टेके हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। और यह भी मालूम है कि पहली कॉल जो है वो, क्योंकि भारत ने तो इसके ऊपर कोई पहल की नहीं। दोपहर को पहले कॉल आई, डीजीएमओ ने भी कहा था कल कि पहले कॉल आई कि आप बात करना चाहते हैं नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम करने को तैयार हैं। तो शाम को 3:35 पर उनकी कॉल आई जहां पे उन्होंने ये ऑफर दी कि हम पूरी जो आक्रमण है उसको रोकना चाहते हैं। तो इसमें साफ जाहिर इसमें कोई दो राय है नहीं है, लेकिन झूठ फैलाना और डिनायल मोड में रहना ये पाकिस्तान की फितरत में छूट रहा है। अब ग्लोबली अगर हम जिस तरह से बात करते ही आ रहे हैं इतने दिनों से, इसका इफेक्ट किस तरह का देखते हैं? देखिए आशा जी, मतलब मैं थोड़ा सा इसको लेकर के बड़ा डाउट में हूं कि ग्लोबली कुछ बदलने से रहा, इसलिए कि ग्लोबली सबको अपने अपने इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान का ऐसा बने रहना बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। यूरोप की पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इंडिया का ग्रोथ उनको पच नहीं रहा है, तो वो अपने आप में कहेंगे ये बात पब्लिक पॉस्चरिंग में कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब ब्लैटेंटली नजर आएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के क्या कर रहा है, तो वो फिर वो उसको सर्क्यूटियस गोल गोल घुमाने की बात करेंगे। तो ये यूरोप का रिएक्शन ऐसे ही रहेगा। अमेरिका को सारे फैक्ट्स जाने के बावजूद 1.3 बिलियन रिलीज करेगा, इसलिए कि उसके अपने दूसरे इंटरेस्ट हैं। चाइना का इंटरेस्ट भारत के साथ है कि भारत का ग्रोथ वो देख नहीं सकता है, भारत की बढ़ती इकोनॉमी देख नहीं सकता है। तो अगर आप इन 3-4 प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो बात करें, एक बगल में हो गया आपका पड़ोसी, दूसरा यूरोप हो गया और तीसरा अमेरिका हो गया, जो 3 बड़े प्लेयर्स जिनको आप मान लीजिए वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ग्लोबली इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुर्की, अजरबैजान जैसे जो ऐसे देश है जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है और जो खुद टेरर के हब या उनको माने जाते हैं, वो इसी तरह के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि ये लड़ाई भारत की अपनी है। और इस मामले में आप इसको समझ लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमको मेक इन इंडिया को वो करना पड़ेगा, वो यही है कि ये लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। हम किसी और की मदद से लड़ाई लड़ नहीं सकते। निश्चित तौर पर हमारे साथ इजराइल जैसे बहुत दोस्त हैं, रशिया है जो हमको मदद करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ कोई इस तरह से नहीं आएगा लड़ेगा। और दूसरी तरफ लोग होंगे जो कहेंगे, एक लाइन बस, जो ये कहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से, भाई उनके पास F-15 है, F-16 जो पहुंच रहा है, वो क्यों पहुंच रहा है जब वो टेरर स्टेट है? तो जी ठीक है। ब्रिगेडियर दिमान, वो कह रहे हैं कि F-16, F-17 जिस तरह JF-17 की भी बात हो रही थी, ये हथियार उनके पास कैसे पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन दूसरा अगर हम देखें कि जब तुर्की के अंदर एक बड़ा देखिए भूकंप आ जाता है, उस वक्त किस तरह से मिशन दोस्त चलाया जाता है, लेकिन उस मिशन दोस्त को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, अब तो दरो दोस्ती पर भी तो भरोसा
करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे अकेले अपने दम पर काम करने की जरूरत हो गई है अब तो। देखिए, मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो सिर्फ अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे, परंतु यहाँ पे भी फर्क सिर्फ इतना है, दुनिया के देशों को पता चल गया है कि भारत का रिजॉल्व क्या है। मोदी जी ने दो टूक शब्दों में बता दिया है कि अभी हमने किसी देश के पास डोजियर लेके नहीं जाना है, किसी के पास प्रूफ लेके नहीं जाना है, हमने एक्ट करना है। इसका फर्क ये होगा कि दुनिया के देशों को ये पता है कि भारत को अभी झुकाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम भारत में भी कहते हैं कि हमारी आर्मी लड़ाई लड़ती है, जीतती है, डिप्लोमेटिक टेबल पे हम उसको हार जाते हैं। तो वो जो प्रेशर होता है वर्ल्ड क्लास का, वो भी अब भारत के ऊपर नहीं चलेगा। और जहां तक अपने तुर्की का सवाल है, तुर्की का मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने C-17 6 भेजे थे ड्रोन्स के साथ, और इनको ड्रोन्स कह रहे हैं। मैं तो पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, जब से ये आर्मीनिया अजरबैजान वॉर हुई है, दीज आर नॉट ड्रोन्स, दे आर क्वाडकॉप्टर्स। ड्रोन है MQ-9 रीपर टाइप या वेयर इख्तियार, उन्होंने उनको ये दिए हैं सरगन, असिस्ट गार्ड कंपनी के सरगन, और बोलते हैं कि 1 लाख उनको दिए, 1 लाख ऑफ तक। ये खिलौने हैं 10-15 किलोमीटर की रेंज, उसको हमारी जो एयर डिफेंस ने निस्ता नबूद किया है। बाकी चाइना के जो एयरक्राफ्ट है JF-17, उनका भी हाल हमने देख लिया है। अब यहाँ पे एक चाइना फैक्टर ये भी था कि चाइना वॉर रुकवाना चाहता था, क्योंकि उसके हथियारों की जंग ऐसा हो रही थी। JF-17 पहली बार वॉर में टेस्ट हुआ, फेल हो गया। उनके HQ-9, HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार वॉर में थे, सब फेल हो गए। तो वो भी चाहता था कि इसको रुके, ताकि हम ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके इनको चेक करें। तो दुनिया के सामने एक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने कोई दहशत फैलाई है, पर दुनिया के सामने एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि आज का भारत जो है, वो आज 70 साल पहले जो चलता आ रहा था, एक सबमिसिव वीक भारत नहीं है। और उनके पास अभी आत्मनिर्भरता भी है। उनके ये ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है, जो एक ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी बाय द वे लिक्विड फ्यूल वाली सिर्फ 2 देशों के पास है, इंडिया एंड रशिया। नोबडी एल्स हैज इट। इसकी जो सटीकता है, इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है, इट्स 1 मीटर। ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से उन्होंने हथियारों की बात कर दी, कॉपी जो चाइना ने रशिया की बनाई है वो कहीं काम नहीं आई, लेकिन बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वॉर के बाद बिजनेस जो चाइना का है उसमें काफी तरीके से क्राइसिस अब आने वाला है। ये मानने वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल, चीन के जो हथियार हैं वो एक्सपोज हो गया। अभी तक चीन के जो हथियार थे वो बैटरी टेस्ट से नहीं थे, इसलिए हवा बना हुआ था कि बहुत मॉडर्न है, अति मॉडर्न है, अत्यधिक मॉडर्न है। वो जो हवा बना हुआ था वो एक्सपोज हो गया है, और इसी का फायदा अब अमेरिका उठाना चाहता है। अमेरिका अब दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखिए, आपने जो चीनी इक्विपमेंट ली थी वो खिलौनों की तरह टूट गई, अब हमसे खरीदिए। वो दबाव डालेगा, इसलिए वो IMF का लोन सैंक्शन करवाया है। इंस्टॉलमेंट तभी देगा जब पाकिस्तान मानेगा कि हम आपसे हथियार खरीदेंगे। तो ये डिप्लोमेसी चल रही है, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और सबके हिडन इंटरेस्ट हैं इसके अंदर। आप प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही, एक नई टर्म यूज की उन्होंने, न्यू एज वॉरफेयर जी। अभी तक हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते थे, हाईटेक वॉरफेयर की बात करते थे, उन्होंने न्यू एज वॉरफेयर की बात की है। न्यू एज वॉरफेयर में अब जो वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो कटिंग टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम्स होंगे, और ये अभी भारत इसमें काफी आगे है। भारत उन देशों की श्रेणी में है, गिने चुने 2-3 देश जो कि इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हथियार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो न्यू एज वॉरफेयर के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार है। आज आपने देखा किस प्रकार जब ब्रीफिंग की गई हमारे DGMOs द्वारा, उसमें हाईलाइट किया गया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिस्टम जो है वो पूरा ज्यादा से ज्यादा वो आत्मनिर्भर है, भारत में बना हुआ है और किस प्रकार सक्सेसफुल रहा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ी। इसलिए जो फैक्टर है कि बाकी देश क्या कहेंगे, बाकी देश क्या करेंगे, शायद उनका असर अब भारत को बेहतर नहीं पड़ने वाला है। भारत अपने रास्ते पे चलेगा, लेकिन सच्चाई और दृढ़ता के रास्ते पे चलेगा, आतंकवाद को खत्म करने के रास्ते पे चलेगा। ठीक है विनोद जी, देश की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए खतरा ना बने, इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो बुनी गई, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला ही इकोनॉमी से रिलेटेड है। 2 बड़ी घटनाओं की जिक्र मैं बहुत दिन से कर रहा हूं, राइट फ्रॉम जब इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन से कह रहा हूं, और मैं अब तक उस पर स्टिक कर रहा हूं।
देखिए, इजराइल और हमास की लड़ाई में भी चाइनीज ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात की गई थी और वहां पर हुआ था। अब वहां पर वॉर शुरू करने का क्या फायदा हुआ? हमने G20 में आईमेक कॉरिडोर की बात की थी। आईमेक कॉरिडोर जो है वो हाइफा पोर्ट से होकर के यूरोप को कनेक्ट कर रहा था और ये कनेक्टिविटी का एक लिंक बन रहा था जो साउथ एशियन कंट्रीज को बेनिफिट करता। इससे नुकसान किसका हो रहा था? इससे नुकसान सीपेक को हो रहा था। तो सीपेक नॉन स्टार्टर हो गया है, तो वहां पर ये विवाद हुआ। अब जो 200% ट्रेड टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा है, वो उसके कारण बहुत सारे मल्टीनेशनल्स इंक्लूडिंग जो आईफोन जैसे इस तरह के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के और वो भारत शिफ्ट हो रहे थे। जब उन परिस्थितियों में ये लोग भारत शिफ्ट हो रहे थे तो चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उसको रोकने का क्या तरीका था? चाइना सीधे कुछ भारत पर करता तो वो एक दूसरी स्थिति होती। तो उसने पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया। और चूंकि पाकिस्तान का सारा कुछ चाइना आजकल चलता है, वो तो वहीं से डिसाइड होता है। तो ये इस तरह की स्थिति पैदा की गई कि इन्वेस्टर्स भारत में ना आने पाए। तो जब वार लाइक सिचुएशन होगी तो इन्वेस्टर भारत में नहीं आएंगे। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि 3 दिन में अचानक भारत ने क्यों रोक दिया, बहुत सारी चीजें हुई। अगर हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ करने वाली पोजीशन में हो और उस टेक ऑफ करने वाली पोजीशन में आपके प्लेन का टायर बस्ट हो जाता है, तो आप थोड़े देर के लिए वो टेक ऑफ रुकेगा, नया टायर लगेगा, नई चीजें होंगी, तब टेक ऑफ आपकी इकोनॉमी होगी। वो रोक दिया भारत ने। ये आप लीडरशिप को इस पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमने सबक भी सिखाया और हम किसी के ट्रैप में आने भी नहीं पाए और अपनी इकोनॉमी को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर और पूरे देश का फ्यूचर इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। ये बहुत जरूरी चीज है और इसको लीडरशिप समझती है। इसको फेसबुक के ट्रोल, ट्विटर के ट्रोल्स नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि इकोनॉमी को लेकर के जी बोलिए, बात पूरी कीजिए विनोद जी, बात पूरी कीजिए। मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले को कलेक्टिव उसमें देखना चाहिए, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, पर्सपेक्टिव में देखना इकोनॉमी के हिसाब से कलेक्टिव करके इसे देखना चाहिए। ये सिर्फ महज एक युद्ध नहीं था। युद्ध के बीच में से अपना जो लक्ष्य था वो हासिल करते हुए, इकोनॉमी को स्टेबल करते हुए कैसे पूरी चीजें बुलंदी तक पहुंचाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया, रणनीति तैयार की गई। ब्रिगेडियर अनिल वो कह रहे हैं कि ये सोचकर यहां हमें बात करनी चाहिए, जो ट्रोलिंग हो रही है उससे बिल्कुल नकार देना चाहिए। मैं 100% सहमत हूं विनोद जी के साथ और मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए, ये जो समय है, पहले ही इस वक्त दुनिया के अंदर 2 हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, इजराइल हमास और यूक्रेन और रशिया। वर्ल्ड की इकोनॉमी डावाडोल है, सब देश उससे अफेक्टेड हैं। चीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जैसा कि विनोद जी ने कहा। और अभी न्यू सप्लाई चेन्स बनाने का बात चल रहा है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई हैं। भारत उसके लिए एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए काम, नॉट कैनन्स। वो शांति चाहते हैं, अशांति नहीं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने और हमारी जो नेतृत्व है उन्होंने बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कठोर निर्णय लिया है, जो जरूरी भी था कि ट्रैप में मत फंसिए। आप भारत को एक एश्योर्ड डेस्टिनेशन का यकीन दीजिए इन्वेस्टर्स को, ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। भारत में इन्वेस्टमेंट होगी, भारत और आगे बढ़ेगा और जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी तो पाकिस्तान तो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, हमारे मुकाबले में नहीं है। हमें मुकाबला करना चीन के साथ, और चीन जो चाहता है कि हम उसके साथ मुकाबला ना कर सके, तो हमने बहुत अच्छा किया है, उस ट्रैप में नहीं फंसे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि हम उस ट्रैप में नहीं फंसे जो ग्लोबली तैयार करने की कोशिश की जा रही थी भारत को पीछे खींचने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, मैं अपने पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल सही आर्गुमेंट है और बिल्कुल सही डिसीजन है। पर यहाँ पे एक बात मैं आपके दर्शकों को और बता दूं कि मोदी जी ने जो किया है उनके पास विकल्प भी मौजूद है। हमारे पास विकल्प अभी है। हाफिज सईद जैसे बंदों को एलिमिनेट करने का विकल्प है, इंडस वाटर ट्रीटी का विकल्प है, पंजाब को चोट पहुंचाने का विकल्प है। जो पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का, जो उनके थिंक टैंक को आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। उनकी जनता जो त्राही मची हुई है, सिविल वॉर हो सकती है। इमरान खान साहब तैयार खड़े हैं उस चीज को लेकर करने के लिए, और अगर उनकी एग्जिस्टेंस ही थ्रेटेंड हो जाएगी तो उनको सोचना पड़ेगा
कि ये सब जो प्रॉब्लम शुरू इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत में आतंकवाद भेज रहे हैं, कि भारत के साथ आतंकियों को भारत के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं। अगर इनको बंद कर दें तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 है उसमें उस पर रीनेगोशिएट करेगा, ना कि सस्पेंड करेगा। और उससे ये होगा कि उनका जो पंजाब प्रोविंस है, उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी जो इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो बच जाएगी। ब्रिगेडियर धीमान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल, आपका भी धन्यवाद, और विनोद जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन भारत ने जिस तरह से फतह हासिल की है, साफ तौर पर पीएम ने ये बात कह दी कि अपना लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, लेकिन सिर्फ सैन्य कार्रवाई को रोका गया है। अगर किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जाएगा। और आप देखिए, बिल्कुल यह ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया है उसका बदला भी लिया गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।